हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गिल आपका मेरे चैनल स्टडी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी क्लास 9th की हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर का लेक्चर है, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप को हम किस तरीके से पार्ट्स को सब डिविजन्स में स्टडी करेंगे। आपको चैप्टर को एक साथ नहीं कंप्लीट करना है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ही हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। सबसे पहले जो हम एरिया कवर करेंगे वो हम करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप, सोशियोलॉजी आइडिया क्या है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द रशियन रेवोल्यूशन। उस पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज गो एंड चेक। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो है आपका डिफरेंट आइडियोलॉजीज। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है, चैप्टर का अगर आप नेम देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सोशलिज्म इन यूरोप। तो हमें पता होना चाहिए यूरोप कॉन्टिनेंट किधर एग्जिस्ट करता है। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसमें से एक वन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज यूरोप। तो ये यूरोप की लोकेशन है। आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हो, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री, मेक श्योर हमेशा मैप पे लोकेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ यूरोप। आपको पता चल गया है यूरोप की लोकेशन। यूरोप के अंदर जो मेन कंट्रीज है, ये प्रेजेंट डे की कंट्रीज है दोस्तों। उस टाइम अगर हम देखेंगे तो ऐसी कंट्रीज नहीं होती थी। उस टाइम एम्पायर्स होते थे, जैसे ये रशिया एम्पायर पूरा आपका यहाँ तक एक्सपेंडेड था। इसी तरीके से जर्मनी में नेदरलैंड उसी का पार्ट था, और अलग अलग बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी। आपने फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने देखा था किस तरीके से लोग बेस्टाइल पैलेस को गिरा देते हैं, लुईस 16 को पनिशमेंट मिल जाती है, मार दिया जाता है, वहां के मोनार्क सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद डेमोक्रेसी। यस दोस्तों, डेमोक्रेसी के जो आइडियाज हैं, मेन 3 आइडियाज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्प्रेड किए, वन इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। ये आइडियाज जब फ्रांस में स्टेब्लिश हुए तो बाकी जितने भी नेबरिंग आप एम्पायर्स बोल सकते हो उस टाइम के, दे हैड फियर। किस चीज का डर था उन्हें? इसी बात का कि जिस तरीके से लुईस 16 मोनार्क सिस्टम को फ्रांस से तबाह किया गया, उसी तरीके से इन देशों में ये थ्योरी रिपीट ना हो जाए, इस तरीके की रेवोल्यूशन इन देशों में ऑकर ना हो। तो हम कंट्रीज को देख चुके हैं। आपको ध्यान में रखना है, हमें रशिया मेन कंट्री पढ़ना है, साथ में जो कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके से इनका रोल होगा रशिया में रेवोल्यूशन को स्प्रेड करवाने के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अलग अलग विचारधाराएं। देखिए, आज के टाइम में भी अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो आपको ये सारी कम से कम आइडियोलॉजीज देखने को मिलेंगी। डेमोक्रेसी से आप वाकिफ होंगे। डेमोक्रेसी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होती है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म, हमें जो मेन पढ़ना है वो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फोकस करना है। फासिज्म, फासिज्म के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। हिटलर नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को फॉर्म किया था। देन वी विल स्टडी कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स। इन इस आइडियोलॉजी की ही वजह से, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की वजह से ही रशिया में रेवोल्यूशन होती है। मोनार्क सिस्टम क्लियर है, आप देख सकते हो, राजा और रानी का शासन। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आप बोल सकते हो, कैपिटलिज्म को अपोज करता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म, यहाँ आपको डॉलर का साइन दिख रहा है, इजीली आप समझ जाओगे। कैपिटलिज्म का मतलब है प्रॉफिट, पैसा। ऐसी आइडियोलॉजी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करती है। लिबरलिज्म, ये आपको इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं। लिबरलिज्म जो मेन फोकस करती है वो इंडिविजुअलिटी की फ्रीडम पे फोकस करती है। एक इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, किस तरीके से उस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ज्यादा फोकस इंडिविजुअलिटी पे रहता है। नेक्स्ट एनार्की, एनार्की सिस्टम लॉलेसनेस को बोल सकते हो, जब किसी भी तरीके का सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो ये सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज एक दिन में नहीं बनी है, टाइम लगता है। और
आपको इनके अंदर सब डिविजन्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे लिबरलिज्म में आपको क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म देखने को मिलेगा। तो ये सारी आइडियोलॉजीज जैसे आज एग्जिस्ट करती हैं, उस टाइम हमें देखना है 17 सेंचुरी में यूरोप में कौन सी आइडियोलॉजीज थी। देखिए, नाजिज्म बोलो या फासिज्म, ये तो बाद में आएगा, जब हिटलर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये आइडियोलॉजी स्टेब्लिश होगी। हिटलर वो हम थर्ड चैप्टर में कवर करेंगे। कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स की देन है, और सोशलिज्म। तो सबसे जो आप ओल्डेस्ट बोल सकते हो यूरोप में जो आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, वो मोनार्क सिस्टम है, कंजर्वेटिव है, और कैपिटलिज्म, प्रॉफिट, पैसा। इन्हीं के अपोज में ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज किस तरीके से यूरोप में स्टेब्लिश हुई और किस आइडियोलॉजी का क्या कहना था। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 जो प्रमुख सिद्धांत, जो मेन प्रिंसिपल्स सबको मिले, वो थे आपके लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फर्टर्निटी का। क्योंकि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो नहीं चाहती थी इन चेंजेस को, ड्रामेटिक जो चेंजेस आए सोसाइटी के, किस तरीके से पूरे सिस्टम को बदल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश किया गया, वो सारे ड्रामेटिक सिस्टम चेंजेस अदर यूरोपियन कंट्रीज में आए। और हमने ये भी पढ़ा था फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 ई स्टेट्स में डिवाइड थी, नोबिलिटी, क्लर्गी, और किस तरीके से वहां पे आप बोल सकते हो जो रॉयल क्लास है वो कॉमन पीपल को, वर्कर्स, लेबर्स, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करती है, और उसके रिस्पॉन्स में वहां पे रेवोल्यूशन होती है। आगे देखते हैं ये सोशल चेंज। आप ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये बेसिकली आप देख सकते हो इस फोटो में, सोसाइटी इन एंशिएंट रेजिम, पुराने टाइम में ये राजा रानी मोनार्क है, और ये कॉमन पीपल को इन्होंने दबाया हुआ है। ध्यान से देखिए, इस आफ्टर रेवोल्यूशन का जो सिनेरियो है, सोसाइटी आफ्टर रेवोल्यूशन, ये वही कॉमन पीपल है, और ऊपर राजा रानी को खत्म किया गया। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन एक मैसेज पूरे यूरोप में स्प्रेड होता है, और वो मैसेज क्या है? पॉसिबल टू चेंज, बदलाव होने का, किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये प्रूव किया कि हाँ, सोसाइटी में चेंजेस लाए जा सकते हैं, और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप और आसपास की जो आपकी एशियन कंट्रीज है उसमें ये मैसेज स्प्रेड होने लगा। इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाने लगी, पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम हमें अडॉप्ट करना है, ये डिस्कस किया जाने लगा। लेकिन सभी लोग इन चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इन सभी लोगों में खासकर हम देखेंगे जो मोनार्क हैं, जो कंजर्वेटिव है, वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके का सोसाइटी में चेंज। तो फर्स्ट टॉपिक में जो आपको मेन पढ़ना है वो इन 3 आइडियोलॉजीज को पढ़ना है, इनके क्या व्यूज थे उनके बारे में स्टडी करना है, और तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों की डिमांड्स क्या है, इसके बारे में। तो फर्स्ट आइडियोलॉजी इज लिबरल्स। लिबरलिज्म बिलीव करती है इंडिविजुअलिटी में। तो उस टाइम में जो लिबरल सोसाइटी थी उनके कुछ बिलीफ थे, जैसे आप फर्स्ट बिलीफ देख सकते हो, लिबरल्स वांटेड अ नेशन, ऐसा नेशन वेयर ऑल रिलीजियंस वुड बी टॉलरेटेड। टॉलरेंस बेसिकली आप बोल सकते हो रिलीजियंस में वो चाहते थे। इसका मीनिंग क्या हुआ टॉलरेंस का? जैसे आप आज भारत में देखते हो डाइवर्सिटी है, हम इतने सारे रिलीजियंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और पीसफुली मेंटेन करके हम रहते हैं। तो उस टाइम डिफरेंट रिलीजन जैसे इंडिया में है, आपने डिफरेंट रिलीजन्स देखे हैं या सेक्ट्स देखते हो, एक रिलीजन के अंदर सब डिविजन्स होते हैं, जैसे मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी आपको डिफरेंट सेक्ट्स देखने को मिलेंगे, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक। तो उस टाइम भी सोसाइटी में रिलीजियन डिफरेंस था। इन शॉर्ट आपको जो चीज समझनी है वो है ये कि उस टाइम यूरोप में रिलीजन डिफरेंस था, और लिबरल्स चाहते थे इन सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, आपस में एक दूसरे को टॉलरेट करके। देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजन इन फ्रांस। क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ब्रिटेन जो है वो एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, चर्च ऑफ इंग्लैंड इसको फेवर करते थे, और ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया और जो स्पेन है वो कैथोलिक चर्च को आप बोल सकते हो फेवर करती थी। आगे जब हम फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे रशिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को फेवर करता था। ऑर्थोडॉक्स ग्रीक
एम्पायर से जो वहां पे रिलीजन क्रिश्चियनिटी की सेक्ट स्प्रेड हुई है उसको बिलीव करता था। वहां पे भी आपको रोमन क्रिश्चियनिटी और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी डिफरेंट सेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिमांड, या पिक्चर देख सकते हो, अलग अलग किस तरीके से क्रिश्चियनिटी की ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट जो डिमांड लिबरल्स कर रहे थे वो बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी। क्या थी वो डिमांड? पूरे सिस्टम को चेंज करना। सो दे वर अपोजिंग, किनको अपोज कर रहे थे? दोज हु वर इन द पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डायनेस्टिक रूलर्स का अगर आप सिंपल भारत के कंटेक्स्ट में आप इसको समझिए, इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखिए, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, देन अकबर, फिर उसके बाद आगे सोन सोन चलता रहेगा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसी को डायनेस्टिक रूल बोलते हैं। तो लिबरल चाहते थे इस तरीके का जो रूल है, जैसे लुइस 14, 15, 16, या हम देखेंगे निकोलस, जार निकोलस सेकेंड, तो उससे पहले जार निकोलस वन। तो फैमिली से जो पास ऑन रूलिंग सिस्टम है, डजेंट मैटर आप कैपेबल हो या नहीं हो, जिस तरीके से ये रूल आगे स्प्रेड हो रहा था, इसको चाहते थे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। साथ में वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब आप याद रखना, मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट डिमांड जो लिबरल्स चाहते थे, वो चाहते थे एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या आप बोल सकते हो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना। आज के टाइम में आप इंडिया में देख सकते हो यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम अडॉप्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो आप बोल सकते हो रूल तो सही वर्ड नहीं होगा, बट जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारी कंट्री को जो रन करेगी गवर्नमेंट, उसके अंदर जितने भी एमएलए एमपीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे। एंडिंग पावर या एब्सोल्यूट पावर उनके पास नहीं होगी, डिसीजन लेने की पावर तो उनके पास होगी, बट वो ये डिसीजन हमारे बिहाफ पे ले रहे हैं। अगर वो अच्छे से डिसीजन नहीं लेंगे तो हम उनको हटा सकते हैं। मोनार्क सिस्टम जहाँ पे क्वीन और क्वीन का लास्ट डिसीजन रहता है, उसकी तरह यहाँ पे नहीं चाहते थे। तो मोनार्क सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, उसके बदले में वो चाहते थे एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आना, जहाँ पे वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स आपको देखने को मिलेंगे वो अलग फॉर्म ऑफ वोटिंग राइट्स की डिमांड करते हैं। आज हम देखते हैं सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, आइदर मैन और वुमेन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वोटिंग राइट्स अमंग मेंस एज वेल। लेकिन उनके वोटिंग राइट्स की जो डिमांड है वो आपको अलग मिलेगी उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एक पार्लियामेंट सेटअप की जाएगी जो देखेगी कंट्री में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कौन से लॉज को स्टेब्लिश करना है, किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ को किया जाएगा, ये उनकी डिमांड थी। नेक्स्ट डिमांड, नीचे आप फोटो देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो चाहते थे स्टेब्लिश करना। नेक्स्ट जो डिमांड है लिबरल्स की, लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक वो लोग होते हैं जो सभी को वोटिंग राइट देते हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल सिटीजन, वन पर्सन वन वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या जो लिबरल्स थे वर दे डेमोक्रेट्स? नो, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। व्हाई? बिकॉज टू बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन, या आप एक बोल सकते हो टू बीइंग अ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, उन्होंने डेमोक्रेसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन बेस है, राइट टू वोट, वन पर्सन वन वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वोटिंग राइट्स की डिमांड उन्होंने की थी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, वोट्स भी देना चाहते थे, बट सभी वोट्स सभी को नहीं देना चाहते थे। यहाँ पे वोटिंग के अंदर उन्होंने लिमिटेशन रखा। क्या लिमिटेशन थी? चलिए आगे स्टडी करते हैं। जिस तरीके से आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था, एक्टिव मेंबर्स, पैसिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स ओनली कैन वोट, वो भी कौन से? 3 days इक्वल सैलरी के जो टैक्स पे कर सकते थे, ओनली दोज मेन हैव राइट टू वोट। पैसिव मेंबर्स में आपके वुमेन, अदर सीनियर सिटीजन, नॉर्मल जो मेन है, दोज हु वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस इक्वल टू 3 wages, दे हैड नो वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे ये
आप देख सकते हो वोटिंग राइट की डिमांड तो करते हैं, लेकिन किन के लिए? ओनली प्रॉपर्टी ओनर मैन। सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली आप देखेंगे उस टाइम जो लिबरल आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे या जो लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, वो ज्यादातर लैंड ओनर्स, रिच पीजेंट्स कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे। इन्होंने जो वोटिंग राइट्स है उनको लिमिटाइज किया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को ही वोटिंग राइट्स की डिमांड की। एंड ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गिव राइट टू वोट टू वुमेन, और ये नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। नेक्स्ट आइडियोलॉजी, तो ये आपके पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। लिबरलिज्म की फर्स्ट डिमांड दैट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी इन रिलीजन, सेकंड इज टू एंड दिस डायनेस्टिक रूलिंग सिस्टम, इसको खत्म करना चाहते थे। तीसरा वो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। फोर्थ एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहते थे। बट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन लिबरल्स डेमोक्रेट नहीं थे। उसका रीजन आपने जान लिया है, उन्होंने वोटिंग राइट्स को लिमिटाइज किया था। वोटिंग राइट्स ओनली अवेलेबल टू प्रॉपर्टी ओनर्स मेन, नो वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन एंड नो वोटिंग राइट्स फॉर अदर कैटेगरीज रिलेटेड टू मेन। नेक्स्ट आइडियोलॉजी, ये देखिए वोटिंग राइट्स वुमेन सफोगेट मूवमेंट बहुत सारे यूरोप में होते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आजादी के बाद ही महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिए गए, इसीलिए भारत उन देशों में से है जहां महिलाओं ने वोटिंग राइट्स के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया। नेक्स्ट आइडियोलॉजी इज रेडिकलिज्म, सॉरी वन सेकेंड। नेक्स्ट आइडियोलॉजी है हमारी रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल व्यूज, यहाँ आपको वर्ड्स दिख रहे होंगे, रेवोल्यूशन क्रांति करना, रेबेलियन युद्ध कर देना, वायलेंस। तो आपको रेडिकल वर्ड से याद करने हैं शहीद भगत सिंह। आपके दिमाग में जो एक पिक्चर आनी चाहिए एक रेडिकल थिंकर की या एक रेडिकल फ्रीडम फाइटर की, तो आपको बहुत सारे ऐसे रेडिकल थिंकर्स भी मिल जाएंगे। अगर हम फ्रीडम फाइटर्स में इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो भगत सिंह वॉज रेडिकल पर्सन। तो ये सोसाइटी में बदलाव तो चाहते हैं, और ये जो चेंजेस चाहते हैं वो क्विक चेंजेस की डिमांड करते हैं। रातों रात सत्ता को परिवर्तन कर देना, रातों रात लोगों को वोटिंग राइट्स दे देना, इस तरीके की इनकी डिमांड है। तो आप देख लीजिए, रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। तो जो मेजॉरिटी है उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट को चूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं चाहूंगी मॉनिटर बनाना, एक तरीके से मॉनिटर चूज करना चाहूंगी। तो क्लास में क्या होता है, मेजॉरिटी, जिस स्टूडेंट को मेजॉरिटी सपोर्ट करती है, 30 स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को वोट किया और 10 स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को वोट किया, तो जो ऑप्शन ए है वो एज अ मॉनिटर चूज कर लिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेजॉरिटी। इस तरीके से मेजॉरिटी के थ्रू यहाँ पे हमने मॉनिटर को चूज किया। ऐसे ही ये रेडिकल्स चाहते थे गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को फॉर्म करना वो बेस्ड होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। कंट्री की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स की बात की गई है। ये वुमेन सफोगेट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। सफोगेट मूवमेंट क्या है? इन सिंपल वर्ड, सफोगेट मूवमेंट इज अ मूवमेंट व्हेन वेयर वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर वोटिंग राइट्स। महिलाओं के वोटिंग राइट्स को लेके जो मूवमेंट किए जाते हैं उनको सफोगेट मूवमेंट बोला जाता है। और रेडिकल्स ने पूरी तरीके से इस आइडिया को, विच आइडिया, राइट टू वोट फॉर वुमेन को सपोर्ट किया। वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, ये देखिए ये यूरोप की पिक्चर है, किस तरीके से वुमेन डिमांड कर रहे हैं अपने वोटिंग राइट्स को लेके। नेक्स्ट रेडिकल्स की नेक्स्ट जो डिमांड थी वो थी नो अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बट लिस्ट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। क्या मतलब है? हमने ऊपर देखा लिबरल्स पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट करते हैं, और वोटिंग राइट्स भी उन्होंने प्राइवेट जो ओनर्स हैं उन्हीं तक लिमिटाइज किया गया। लिबरल्स इस प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं थे, वो नहीं
अगेंस्ट थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए हर चीज को सोसाइटी में। जैसे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बोलेगी सोसाइटी में जितनी भी रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रेडिकल्स दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटाइज रहे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो जितना कैपेबल है वो उतना अचीव कर सकता है, उतना गेन कर सकता है। लास्ट आइडियोलॉजी कंजर्वेटिव, पुरानी विचारधाराओं के लोग जो किसी भी तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब आप देखिए, आप ए और बी दो पर्सन है। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को समझने के लिए एक और चीज यहाँ पे देखिए, ए और बी दो पर्सन है, आप इन दोनों से सहमत नहीं हो। ए जो आइडियाज देता है आप उसको भी सपोर्ट नहीं करते, और बी जो आइडियाज दे रहा है उसको भी सपोर्ट नहीं करते। आपस में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट या आप बोल सकते हो डिफरेंसेस हैं, बट आप दोनों के ही अगेंस्ट हो। क्यों? क्योंकि दोनों की ही आइडियोलॉजीज आपसे मैच नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही कंजर्वेटिव के साथ है, कंजर्वेटिव दोनों ही आइडियोलॉजीज को अपोज करता है। कंजर्वेटिव अपोज बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स, क्योंकि ये तो बदलाव चाहते ही नहीं थे ना, ये समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे। रेडिकल्स पूरी तरीके से समाज को बदलना चाहते थे, वुमेन मेन को भी इक्वल वोटिंग राइट्स दे दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट नहीं है, और गवर्नमेंट फॉर्म को भी चेंज करना चाहते थे। लिबरल्स चेंजेस तो चाहते थे, थोड़ी सी आप बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बाउंडेशंस के साथ, बट दे ऑल्सो वांटेड सम चेंजेस। लेकिन कंजर्वेटिव ये सोसाइटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे। दे वर नॉट रेडी फॉर एनी चेंज बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हमने देखा किस तरीके से कंजर्वेटिव सिस्टम को उखाड़ फेंका गया, राजा को फांसी दे दी गई और सोसाइटी में चेंजेस आए गए। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज हैं दे डिड नॉट वांट टू स्प्रेड देम इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो इन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट तो किया बट वेरी लिमिटेड, वेरी स्लोली दे एक्सेप्टेड द चेंजेस। इनकी आइडियोलॉजी देखिए, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वर टोटली अगेंस्ट द चेंजेस, लेकिन इन्होंने देखा अगर समाज में, देखिए समाज की जरूरत के अनुसार अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो विद्रोह होता है। ये बहुत ही जनरल बात है। अगर हम सोसाइटी की नीड्स, हमारी जो प्रेजेंट डे नीड्स है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लेके आते सोसाइटी में या सिस्टम में, पीपल विल अपोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजीज है यूरोप की अदर कंट्रीज में जो मोनार्क सिस्टम है, दे अंडरस्टूड वन थिंग, अगर पूरी तरीके से चेंजेस को डिनाई करेंगे तो फ्रांस जैसी सिचुएशन रिपीट हो जाएगी। सो दे एक्सेप्टेड द चेंजेस बट वेरी स्लोली, इन अ वेरी लिमिटेड वे। किस तरीके से इन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया? इनका मानना था पास्ट जो है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए एक कंट्री में मोनार्क सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे फ्रांस में तो राजा को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया और नया फॉर्म ऑफ सिस्टम आ गया, बट यहाँ पे कंजर्वेटिव का मानना है आप मोनार्की सिस्टम को खत्म मत कीजिए, उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे आज हम ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन में मोनार्क सिस्टम नहीं है, बट जो उनकी पोजीशन है किंग और क्वीन की जो पोजीशन है वो आज भी वहां पे एग्जिस्ट करती है। सो दे वांटेड कि जो पास्ट है उनका अतीत है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि आज आपने रेवोल्यूशन की, आप गवर्नमेंट फॉर्म्स को आपने चेंज किया और उसके बाद आप हमारी वैल्यू नहीं दे रहे। क्यों? इन्होंने बहुत रॉयल लाइफ स्पेंड की है और वो कोई भी अपनी लेविश लाइफ या रॉयल लग्जरी को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये चाहते थे कि पास्ट जो है इनका, कौन सा पास्ट? यही कि राजा रहे, इतनी बड़ी इनकी पोजीशन रही है, स्टेटस रहा है, इसको रिस्पेक्ट किया जाए। ऑल्सो दे वांटेड सम चेंजेस ब्रिंग इन द सोसाइटी बट वेरी स्लोली। जो भी चेंजेस होंगे सोसाइटी में वो बहुत ही धीरे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट टॉपिक, जहां पे हमने तीनों आइडियोलॉजीज को और तीनों आइडियोलॉजीज के डिफरेंट को स्टडी किया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जाएगा तीनों आइडियोलॉजीज में क्या डिफरेंस है, और यू विल गेट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी इन एनी अदर वे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस,
तीनों आइडियोलॉजीज को आपको डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म में लर्न करना है. विल बी इजी फॉर यू. मेक अ 3 columns and write down all these points. तो आपकी ये कॉन्सेप्ट है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिफरेंट आइडियोलॉजीज का. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अपना, वो है हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड अ चेंज इन सोसाइटी. यूरोप में जिस समय ये सारी आइडियोलॉजीज स्प्रेड हो रही थी, उसी समय आप बोल सकते हो 1600 से ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो जाएंगी. तो इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 10th में स्टडी करोगे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक चैप्टर है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा बेसिक सिनेरियो देखना है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले, यूरोपियन सोसाइटी में. This is Nidhi Gill signing off. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.